साल था 1872, दिसंबर की 5 तारीख। यह वह समय था जब समुद्र यात्राएं खतरनाक और अनिश्चित होती थीं। बादलों से भरे आसमान के नीचे विशाल अटलांटिक फैला हुआ था। समुद्र की लहरें उग्र थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ब्रिटिश जहाज डी ग्राटिया जिब्राल्टर की ओर बढ़ रहा था। यह एक मजबूत और अनुभवी क्रू द्वारा संचालित था, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। जहाज पर कप्तान डेविड मोरहाउस क्षितिज को देख रहे थे। वह एक अनुभवी नाविक थे, जिनकी नजरें हमेशा संभावित खतरों और अवसरों की तलाश में रहती थीं। उनकी नजर किसी चीज पर पड़ी। यह एक जहाज था, लेकिन कुछ अजीब था। वह जहाज स्थिर नहीं था। वह लक्ष्यहीन रूप से बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा हो। कप्तान मोरहाउस ने जहाज को पहचान लिया। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। यह मैरी सेलेस्ट था, एक अमेरिकी व्यापारी जहाज। यह जहाज कुछ समय पहले ही न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था। वह मैरी सेलेस्ट के कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स को जानते थे। ब्रिग्स एक सम्मानित और अनुभवी कप्तान थे। उन्होंने न्यूयॉर्क में साथ में खाना खाया था। मोरहाउस चिंतित हो गए। क्या हुआ होगा कि मैरी सेलेस्ट इस हालत में पहुंच गया? मैरी सेलेस्ट यूं ही क्यों बह रहा था? क्या यह कोई दुर्घटना थी या कुछ और? उन्होंने अपने क्रू को जांच करने का आदेश दिया। क्रू ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी, यह जानने के लिए कि उस जहाज पर क्या हुआ था। क्रू ने मैरी सेलेस्ट पर चढ़ाई की और डेक की जांच शुरू की। हर जगह सन्नाटा था, कोई भी जीवित नहीं था। जहाज के अंदर केबिन खाली थे और सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक गायब हो गए हों। कप्तान मोरहाउस और उनका क्रू हैरान थे। यह एक रहस्य था जिसे सुलझाना आसान नहीं था। जहाज की लॉगबुक में आखिरी एंट्री अचानक खत्म हो गई थी। यह और भी रहस्यमय बना रहा था। कप्तान मोरहाउस ने और जांच करने का आदेश दिया। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ थे। क्रू ने अपनी खोज जारी रखी और अधिक सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर सुराग उन्हें और भी उलझन में डाल रहा था। समुद्र की लहरें जहाज से टकरा रही थी और माहौल और भी भयानक हो गया था। यह एक ऐसा रहस्य था जो आज भी अनसुलझा है। एक महीने पहले मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क हार्बर से रवाना हुई थी। उसकी मंजिल जेनोआ, इटली। यह यात्रा एक सामान्य व्यापारिक यात्रा की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। जहाज पर सवार सभी लोग इस यात्रा को लेकर उत्साहित थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वह 1701 बैरल कमर्शियल अल्कोहल का माल ले जा रही थी। यह अल्कोहल जेनोआ में व्यापार के लिए भेजा जा रहा था। जहाज पर लदे इन बैरल्स की कीमत बहुत अधिक थी और यह व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण माल था। अनुभवी नाविक कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स जहाज की कमान संभाल रहे थे। ब्रिग्स एक बहुत ही सम्मानित और अनुभवी कप्तान थे, जिन्होंने कई सफल यात्राएं की थीं। उनके नेतृत्व में मैरी सेलेस्ट को सुरक्षित रूप से जेनोआ पहुंचने की पूरी उम्मीद थी। वे अपनी नाविकी और धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। ब्रिग्स एक धार्मिक व्यक्ति थे और हर यात्रा से पहले प्रार्थना करना नहीं भूलते थे। उनकी धार्मिकता ने उन्हें और उनके क्रू को एकजुट रखा। ब्रिग्स अपनी पत्नी सारा और अपनी 2 साल की बेटी सोफिया को यात्रा के लिए साथ लाए थे। यह उनके लिए एक पारिवारिक यात्रा भी थी और वे इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। सारा और सोफिया के साथ होने से ब्रिग्स को मानसिक शांति मिलती थी। 7 अनुभवी क्रू मेंबर्स ने जहाज की कंपनी को पूरा किया। ये सभी क्रू मेंबर्स भी बहुत ही कुशल और अनुभवी थे। उन्होंने कई बार समुद्र की चुनौतियों का सामना किया था और वे इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यात्रा अच्छी तरह से शुरू हुई। समुद्र शांत था और मौसम भी अनुकूल था। सभी को उम्मीद थी कि यह यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाएगी। जहाज तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। हालांकि अटलांटिक एक चंचल मालकिन है। समुद्र का मिजाज कभी भी बदल सकता है। अचानक मौसम खराब होने लगा और समुद्र में तूफान आ गया। यह तूफान बहुत ही भयानक था और सभी को इससे निपटने में काफी मुश्किलें आईं। मैरी सेलेस्ट का भाग्य जल्द ही एक अंधेरा मोड़ लेने वाला था। जहाज और उसके क्रू के लिए आगे की यात्रा बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होने वाली थी। इस तूफान ने सभी की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया और आगे क्या होने वाला था यह कोई नहीं जानता था। कैप्टन ब्रिग्स समुद्र के आदमी थे। वे नाविकों के परिवार से आते थे। उनके भाई ओलिवर भी एक समुद्री कप्तान थे। ब्रिग्स एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे। वह अपने जहाज पर रोजाना प्रार्थना सभा करते थे। वे अपने क्रू के साथ सख्त
लेकिन निष्पक्ष व्यवहार के लिए जाने जाते थे। मैरी सेलेस्ट का क्रू सभी अनुभवी नाविक थे। वे पहले भी कैप्टन ब्रिग्स के साथ नौकायन कर चुके थे। वे एक साहसी समूह थे जो समुद्र के खतरों के आदी थे। उन्हें क्या पता था कि एक ऐसा रहस्य उनका इंतजार कर रहा है जो दुनिया को हैरान कर देगा। डी ग्राटिया मैरी सेलेस्ट के पास आ गया। छोड़े गए जहाज पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। कैप्टन मोरहाउस ने फर्स्ट मेट ऑलिवर डेव्यू और 2 नाविकों को जांच के लिए भेजा। वे मैरी सेलेस्ट पर सवार हुए। उन्होंने जो पाया वह बहुत ही परेशान करने वाला था। जहाज सुनसान था। चालक दल का कोई पता नहीं था। जहाज की लॉगबुक कप्तान की मेज पर खुली हुई थी। आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी। इसने मैरी सेलेस्ट को अजोरेस द्वीप समूह के पास उसके वर्तमान स्थान से सैकड़ों मील दूर रखा था। भाग 5। एक बहता हुआ जहाज, एक रहस्य खुलता है। मैरी सेलेस्ट उल्लेखनीय रूप से अच्छी स्थिति में थी। उसके पाल आंशिक रूप से लगे हुए थे। उसका माल बरकरार था। पर्याप्त भोजन और पानी था। क्रू का सामान उनके क्वार्टर में अछूता रह गया। केवल लाइफ बोट और क्रू ही गायब थे। मैरी सेलेस्ट पर दृश्य ने स्पष्टीकरण को चुनौती दी। संघर्ष या बेईमानी का कोई निशान नहीं था। जहाज तूफान में नहीं फंसा था। सब कुछ क्रम में था। यह ऐसा था जैसे क्रू बस हवा में गायब हो गया हो। रहस्य गहराता गया। भाग 6। गहराई के सिद्धांत। मैरी सेलेस्ट का क्या हुआ? मैरी सेलेस्ट एक ब्रिगेंटाइन जहाज 1872 में अटलांटिक महासागर में रहस्यमय तरीके से लावारिस पाया गया था। यह घटना समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई है। मैरी सेलेस्ट की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबारों ने इस रहस्य को प्रमुखता से कवर किया और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। इसने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। लोग इस घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और हर कोई अपनी अपनी थ्योरी पेश कर रहा था। कई तरह के सिद्धांत सामने आए। कुछ ने सोचा कि जहाज पर कोई अलौकिक घटना हुई होगी, जबकि अन्य ने इसे एक साधारण दुर्घटना माना। कुछ लोगों ने समुद्री डकैती की बात कही। उनका मानना था कि समुद्री लुटेरों ने जहाज पर हमला किया और चालक दल को मार डाला या बंधक बना लिया। दूसरों ने विद्रोह के बारे में अनुमान लगाया। शायद जहाज के अंदर ही कोई विवाद हुआ और चालक दल ने विद्रोह कर दिया। क्या कोई दुष्ट लहर चालक दल को पानी में बहा ले गई होगी? समुद्र की ताकत को कभी कम नहीं आंका जा सकता, या खेल में कुछ और भयावह था? क्या कोई अज्ञात शक्ति या रहस्यमय तत्व इस घटना के पीछे था? एडमिरल्टी कोर्ट ने एक औपचारिक जांच बुलाई। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सबूतों की जांच की। हर दस्तावेज, हर सुराग को बारीकी से देखा गया। उन्होंने डी ग्राटिया के चालक दल का साक्षात्कार लिया। डी ग्राटिया वह जहाज था जिसने मैरी सेलेस्ट को लावारिस पाया था। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वे यह निर्धारित नहीं कर सके कि मैरी सेलेस्ट के चालक दल के साथ क्या हुआ। रहस्य अनसुलझा ही रहा। यह घटना आज भी लोगों को हैरान करती है और कई सवालों को जन्म देती है। भाग 7। विद्रोह का साया। एक सिद्धांत ने विद्रोह का सुझाव दिया। शायद क्रू पागलपन या लालच से प्रेरित होकर अपने कप्तान और उसके परिवार के खिलाफ हो गया था। लेकिन मैरी सेलेस्ट पर हिंसा का कोई सबूत नहीं था। चालक दल के सभी अनुभवी नाविक थे। उनका अवज्ञा का कोई इतिहास नहीं था। शराब का माल अछूता था। अगर क्रू ने विद्रोह किया होता तो वे शायद शराब अपने साथ ले जाते। विद्रोह के सिद्धांत में हालांकि प्रशंसनीय ठोस सबूतों का अभाव था। यह बस यही रहा, एक सिद्धांत। भाग 8। गहराई की फुसफुसाहट, अलौकिक अटकलें। कुछ लोगों ने अलौकिक ताकतों की बात कही। मैरी सेलेस्ट सरगासो सागर के पास पाई गई थी, जो किंवदंती और लोक कथाओं में डूबा हुआ क्षेत्र है। क्या जहाज टाइम वॉर्प में फंस गया होगा या किसी विशाल समुद्री राक्षस द्वारा हमला किया गया? ये सिद्धांत हालांकि दिलचस्प थे, विशुद्ध अटकलें थीं। उनका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मैरी सेलेस्ट का रहस्य एक समुद्री पहेली थी, लेकिन यह वास्तविक दुनिया में आधारित एक पहेली थी। भाग 9। एक स्थायी पहेली। मैरी सेलेस्ट का रहस्य एक सदी से भी अधिक समय तक बना रहा। इसने अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो को प्रेरित किया है। यह समुद्र की विशालता और रहस्य का प्रमाण है। समुद्र अपने राज रखता है। मैरी सेलेस्ट समय में हमेशा के लिए जमा हुआ एक भूतिया जहाज, एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रौद्योगिकी और अन्वेषण के युग में भी ऐसे रहस्य हैं जो स्पष्टीकरण को चुनौती देते हैं।
ऐसा लगता है कि समुद्र हमेशा अपने राज अपने पास रखेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।